हेलो दोस्तों, यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर ऑर्गेनाइज़ किया है और प्रत्येक वर्ष की भांति सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो अपेक्षाएं होती हैं पेपर में, उन अपेक्षाओं पर यूपीएससी हमेशा से खड़ी उतरती रही है और इस बार भी उसी तरह के कुछ प्रश्न पत्र में देखने को मिले हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले वर्ष जो विगत वर्ष की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उस प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न ने सबको चौंकाया था और प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न हल करने की विधि में एक एलिमिनेशन विधि जो सबसे कारगर विधि हुआ करती थी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, पिछले वर्ष वह विधि एकदम निष्फल साबित हुई और बहुत ऐसे प्रश्न आए पिछले वर्ष जिसमें एलिमिनेशन मेथड ने काम नहीं किया। परंतु इस बार यूपीएससी ने उस पैटर्न को फिर से पीछे छोड़ा और ऐसे 15-16 प्रश्न हैं पेपर में जिसमें एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है, लेकिन बहुसंख्यक प्रश्नों में वह मेथड इस बार काम किया है। यानी इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा उसने पेपर को ऐसा कहें तो थोड़ा सा मॉडरेट किया। मैं इजी तो नहीं कह सकता क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में और उसकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को इजी कहना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा मॉडरेट जरूर किया है और बच्चों के लिए थोड़ी सुखद संकेत इस बार जरूर मिले हैं। हम लोग परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आज यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उस प्रारंभिक परीक्षा के जीएस के 1 के जो प्रश्न पत्र हैं, उस प्रश्न पत्र में इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों का एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी में किस तरह के प्रश्न को यूपीएससी ने पूछा है और क्या उसके एक करीब आंसर तक हम लोग पहुँचें, उसके क्या करीब आंसर हो सकता है, क्या उसका सटीक आंसर हो सकता है, इसको एक बार देने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक बार शुरू करते हैं हम लोग अपने इस विश्लेषण को। मेरे पास जो पीपीटी मौजूद है जिस पर मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसमें प्रश्न संख्या 53 से पॉलिटी के प्रश्नों की शुरुआत है और ये संभवतः बी सेट है, जो बी सीरीज के प्रश्न हैं उसकी यह एक प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें क्वेश्चन नंबर 53 से पॉलिटी के प्रश्न शुरू हुए हैं। उसी को एक बार हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, पहला कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद नई लोकसभा का गठन हुआ है। ये 18वीं लोकसभा है। जब नई लोकसभा का गठन हुआ है तो स्वाभाविक बात है, एक परंपरा है हमारी कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और वह प्रोटेम स्पीकर जो है वो तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है तथा जो अस्थाई अध्यक्ष हैं उनका चुनाव करवाता है। तो जो अस्थाई अध्यक्ष के बारे में वही ये पूछ रहा है, उसी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमसे ये सवाल पूछा है। तो चूंकि इस बार ये चुनाव हुए हैं तो इसलिए उसी से संदर्भित ये प्रश्न है। देखते हैं इसको। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या होगा? तो कह रहा है ऑप्शन, वह पीठासीन नहीं होगा। ठीक, पीठासीन नहीं होगा यानी वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, अध्यक्ष का कार्य नहीं करेगा, तो वह पीठासीन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति पर आरोप है वह व्यक्ति कैसे उस सभा का संचालन कर सकता है? जिस व्यक्ति को हटाने के लिए संकल्प आया हो वही व्यक्ति कैसे उस सभा को संचालित कर सकता है, सभा को चला सकता है? तो स्वाभाविक सी बात है, वह पीठासीन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही दिखता है। दूसरा कह रहा है कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा।
ये कैसे हो सकता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष, हम जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, तो ये जो हटाने का संकल्प आया है ये तो अध्यक्ष के पद से ना हटाने का संकल्प आया है, ये उसको लोकसभा की सदस्यता से तो हटाने का संकल्प नहीं आया है। तो वह चूंकि लोकसभा का सदस्य है, इस नाते वह बोल तो सकता ही है, वह अपना मत तो रख सकता ही है। यह अलग बात है कि वो पीठासीन अधिकारी के चेयर पे नहीं बैठेगा तो उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। बोलने का अधिकार होगा। तीसरा कह रहे हैं कि वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकारी नहीं होगा। यह बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझना है। वह संकल्प पर, किस संकल्प पर? हटाने के संकल्प पर प्रथमतः। अब देखो, जो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के चेयर पर होता है वह पहली बार में वोट नहीं करता। पहली बार में वोट करने का यहां मतलब यह होता है कि जब किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है सदन में, तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो पक्ष उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेगा और विपक्ष उस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करेगा। पीठासीन अधिकारी सामान्य स्थिति में वोट नहीं करता है, वह वोट तब करता है जब संकल्प पर पक्ष और विपक्ष का जो वोट है वह बराबर हो जाए। उस स्थिति में वह पीठासीन अधिकारी वोट करता है और उस वोट को निर्णायक वोट कहते हैं। तो यहां निर्णायक वोट के बारे में नहीं कह रहा है, प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल होगा, है ना। वह प्रथमतः तो मत दे ही सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता है ना। तो यह भी स्टेटमेंट जो है एक तरह से गलत ही है। यानी कुल मिला के सही स्टेटमेंट क्या निकला कि वह पीठासीन नहीं होगा, यानी उसका उत्तर ए। उसी तरह से एक दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाता है। आप जब संविधान के अनुच्छेद 107 को पढ़ेंगे तो 107 में स्पष्ट रूप से वो परिस्थितियां व्याख्यायित हैं कि कब कब कोई विधेयक व्यापगत हो जाएगा। तो कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाएगा। यानी यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है और अभी पास नहीं हुआ है और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए, स्वाभाविक बात है कि वह जो विधेयक होगा वो क्या हो जाएगा? व्यापगत हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापगत हो जाएगा। समझिए, लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया और राज्यसभा ने अभी पास नहीं किया है, उस स्थिति में लोकसभा विघटित हो जाती है, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में भी वह विधेयक व्यापगत हो जाएगा। यह भी सही है। यानी तो उसके बाद कह रहा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी हो और लोकसभा का विघटन हो जाने पर वह व्यापगत हो जाता है। ये देखिए, यदि कोई विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने इस सूचना जारी कर दी हो कि इस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना है और अभी संयुक्त अधिवेशन हुआ नहीं है, संयुक्त अधिवेशन होने के पहले ही लोकसभा विघटित हो जाए, तो वह विधेयक व्यापगत नहीं होता है। यानी ये स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से जो आंसर निकलता है वो 1 और 2 सही है, यानी ये आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कह रहा है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए, सत्रावसान मतलब सत्र के समाप्ति की घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कार्य नहीं कर सकता, है ना। ये स्थितियां हैं भारत के राष्ट्रपति को लेकर। तो इसलिए ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
ये ठीक स्टेटमेंट नहीं है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। एकदम फैक्ट बात है। कह रहा है कि सदन का सत्रावसान यानी सदन के जीवन की जो उस सत्र की जो जीवन है वह समाप्त होगा जब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है। बहुत क्लियर बात है। सदन में स्थगन करना, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करना, ये सब उसके पीठासीन अधिकारी का काम होता है। और जब सत्र चलता है, जैसा कि आप जानते हो कि भारत में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जब आप इन 3 सत्रों को देखते हो तो सत्र का एक दिन शुरुआत होता है तो आहूत भी करता है राष्ट्रपति, और सत्र के समाप्ति की घोषणा भी यानी सत्रावसान की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन सदन के बीच में सदन को स्थगित करना, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, यह पीठासीन अधिकारी का काम है। तो जब सदन का अंतिम दिन होता है उस दिन पीठासीन अधिकारी उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है और उसके बाद राष्ट्रपति उसके सत्रावसान का आदेश जारी करता है। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। बिल्कुल, वह अगर सदन सत्र में चल रहा है तो बीच में भी उसका अवसान किया जा सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा एक कथन है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। एकदम ठीक बात है। ये कह रहा है कि लोकसभा का विघटन यानी राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। असाधारण परिस्थिति का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई मंत्रिपरिषद काम कर रही है और लोकसभा में उसने बहुमत खो दी, तो बहुमत जब खो दिया उसने तो अल्पमत में आ गई जब वो सरकार, तो अल्पमत की सरकार की राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति वहां अपने स्वविवेक से फैसला ले सकता है कि वह लोकसभा को विघटित करे या लोकसभा को आगे चलने दे, है ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर निकलेगा 2 और 3। अगला एक क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है जो लाया गया है विधायिका में महिलाओं के आरक्षण के लिए, कि इसी पर विचार करने को कह रहा है कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। 18वीं लोकसभा अभी चली है, जबकि जब आप नारी शक्ति वंदन के अधिनियमों को पढ़िएगा तो वो स्पष्ट रूप से उसमें है कि जब नई लोकसभा आ जाएगी तो उसके बाद यानी जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिसूचित होगा, तो इसकी अधिसूचना के बाद जनगणना होगी और जनगणना के बाद इसको हम लोग लागू करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को। उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, यह बिल्कुल ठीक बात है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं, यानी कोटा के भीतर कोटा जो अनुच्छेद 341-42 की अवधारणाएं हैं जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण के संबंध में बातें हैं, तो उसी के लिए यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी, ये बात इसमें है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी इसका भी जो आंसर हुआ वो 2 और 3 है। ये रिट से है, अनुच्छेद 32 में आप रिट पढ़े होंगे। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी सरकारी अधिकारी को, तो ये सरकारी अधिकारी के लिए प्रतिषेध जारी नहीं होता है। संसद या विधानसभा को, तो इसके लिए भी वो रिट जारी नहीं होता है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है।
है ना। ये 5 प्रकार के रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो होता है ये ऊपर की अदालत अपने नीचे की अदालत के लिए जारी करती है, और प्रतिषेध जो होता है वो तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत मामले को सुन रही है, अभी निर्णय नहीं दी है ना, तब उस मामले को रोकने के लिए प्रतिषेध का रिट जारी होता है ना। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। यानी किसी राज्य के अनुसूचित जाति के समुदाय को मान्यता देना ये उस राज्य के राज्यपाल की ड्यूटी है। ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है ना, ये राष्ट्रपति का काम होता है, ये राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। स्वाभाविक बात है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अनुसूचित जनजाति के रूप में जिस जाति की लिस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो उसी जाति की लिस्टिंग मध्य प्रदेश में भी हो, उसी जाति की लिस्टिंग महाराष्ट्र में भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा, केवल 2। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। जब आप अनुच्छेद 112 पढ़ेंगे जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में रखेगा। यहां क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। एकदम ठीक बात, क्योंकि उसी की अनुमति से बजट पेश होता है और बजट में अनुदान मांगे मानी जाती हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा सा ध्यान दूसरे स्टेटमेंट पे कोई देता तो पहला भी उसका सही हो सकता था, वो लगा लेता अनुमान लगाकर, है ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है और उसका उत्तर भी हो जाएगा, केवल 2 सही है, बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? बहुत सा सिंपल सा सवाल है, ये संविधान के निर्माण से संबंधित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आप जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, और कोई भी सभा होती है जब वो अपना संचालन करती है, सभा बैठती है, तो उन सब विषयों को चलाने के लिए, सभा का अच्छे ढंग से संचालन के लिए कोई उसको अध्यक्ष चाहिए। तो सभा ने 9 दिसंबर को ही अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना था, जिसको अस्थायी सभापति इसमें कहा जा रहा है। तो यही कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभा में जितने उस दिन 211 सदस्य उपस्थित थे पहले बैठक में, और उन सभी बैठकों में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जब फ्रांस की संविधान सभा बनी थी तो फ्रांस ने भी अपने सबसे बुजुर्ग सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना था। हम भी फ्रांस से ही प्रेरित होके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इनको हमने अस्थायी सभापति चुना था। इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ, फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया।
एकदम ठीक बात है। एक संघ बनाने की बात इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। दूसरा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। यानी जो परिसंघ बनेगा उसका जो विधानमंडल होगा वही रक्षा और विदेश मामले को देखेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रिटिश नियंत्रण में ये रक्षा और विदेश होंगे ऐसा प्रावधान था 1935 में, न कि वह परिसंघ के विधानमंडल के अधीन होंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। यानी रीति पूछ रहा है कि 368 में जो संशोधन करेगी संविधान, संसद संशोधन करेगी संविधान में, तो वो संशोधन किन किन रीतियों से हो सकता है। तो रीतियों में कहता है परिवर्धन यानी एडिशन, कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं। परिवर्तन, कुछ चीजें चेंज की जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं, और कुछ चीजें निरसित की जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं, है ना। तो तीनों किया जा सकता है। कुछ चीजें जोड़ी भी जा सकती हैं, कुछ चीजें परिवर्तित भी की जा सकती हैं, और कुछ चीजें निकाली भी जा सकती हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। देखो ये भी एक यूनिक व्यवस्था है संविधान का। किसी भी चीज का जब हम टॉपिक हमारे सामने आता है, विषय हमारे सामने आता है, तो पहले हम उससे परिचित होने का प्रयास करते हैं। तो धन विधेयक के बारे में परिभाषा 110 में है, प्रक्रिया 109 में है ना। तो ये एक यूनिक व्यवस्था है, तो ये एक स्टेटमेंट सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। पूरा स्थापित का मतलब है कि राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। एकदम ठीक बात है ये। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, है ना। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि राज्यसभा विधेयक को अनुमोदन दे सकती है यानी सहमति दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, कह सकती है कि इसमें 1-2 बातें को बदल लिया जाए, अस्वीकार नहीं कर सकती। अरे अस्वीकार क्या करेगी, उसकी मैक्सिमम अवधि 14 दिन है। अगर उस पर वो कुछ नहीं भी करेगी तो भी 14 दिन के उपरांत मान लिया जाएगा कि उस विधेयक को राज्यसभा ने उसी रूप में पारित कर दिया जिस रूप में लोकसभा ने उसके पास भेजा था। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है एक हद तक ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। ये बहुत ये जो कह रहा है कि लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा यानी ये बाध्यकारी बता रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट भी कह रहा है कि किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, तो अस्वीकार करने वाला तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी सही क्या क्या इसका निकल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी इसमें ए इसका उत्तर सही हो रहा है, 1 और 2। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। ठीक बात। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। 2002 में जो इसमें बदलाव हुआ है, पहला है संघटक राज्य का राज्यपाल। एकदम ठीक बात है, जो उस पूर्वोत्तर परिषद में शामिल राज्य हैं उसके राज्यपाल। संघटक राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी ठीक है, उन शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें होंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, ये भी ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्य को नाम निर्दिष्ट करेंगे, ये भी ठीक है। और भारत का गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री के बारे में इसमें चर्चा नहीं है। यानी पूर्वोत्तर परिषद
की जो संरचना है उसमें गृह मंत्री शामिल होगा या नहीं होगा, ये चर्चा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर गृह मंत्री को ही राष्ट्रपति ने नाम नॉमिनेट कर दिया तब तो अलग विषय है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन गृह मंत्री के रूप में अलग से इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सही है 1, 2, 3, यानी ए इसका सही उत्तर निकलेगा 1, 2, 3। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी तक 4 परिसीमन आयोग की स्थापना की जा चुकी है। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? आप जानते हो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं। अब उसकी संख्या बढ़ के 22 हो गई है और अलग अलग संशोधनों के माध्यम से वो संख्या बढ़ाया गया है। तो 71वां संशोधन कह रहा है, 71वें संशोधन से कोंकणी जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया, नेपाली जोड़ा गया, है ना। मैथिली उससे नहीं जोड़ा गया है। मैथिली 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो मैथिली अलग है, मैथिली बोडो बाद में जोड़ा गया था। तो ये 3 है जो 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अब इसका उत्तर आप 1, 2, 3 लगा सकते हैं, यानी ए इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, है ना। अगर इनकी स्थितियों को आप देखिएगा तो देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई है, एकदम ठीक बात है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, ये भी ठीक बात है ना। और संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, ये भी ठीक बात है। यानी इस हिसाब से इसका 1, 2, 3 यानी डी सही उत्तर है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, समझना है। अंतर्राज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, ये कैसे राज्य सूची का विषय हो सकता है? ये तो अगर राज्य सूची का विषय होगा तो एक राज्य दूसरे तरह का कानून बनाएगा, दूसरा राज्य दूसरे तरह का कानून बनाएगा, ये विवाद का विषय बनेगा। इसलिए ये राज्य सूची का विषय नहीं है। अंतर्राज्यीय प्रवासन, ये भी राज्य सूची के विषय नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंतर्राज्यीय संघरोध, क्वारंटीन जिसको कहते हैं, ये संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, ये सही है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ये भी गलत है। यानी इसमें सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? अगर निजता के अधिकार के बारे में बात करिएगा, राइट टू प्राइवेसी, तो भारत के संविधान में भी निजता के अधिकार की तो डायरेक्ट चर्चा नहीं है, लेकिन न्यायालय ने अपने निर्वचनों के माध्यम से, अपनी व्याख्याओं के माध्यम से इसको संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया है और वह मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में इसको जगह दिया गया है। एक 2017 में केस आया था, केस पुट्टास्वामी केस, और उस केस पुट्टास्वामी केस के माध्यम से ही इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जगह दिया गया निजता के अधिकार के बारे में। हालांकि निजता के अधिकार का अगर बैकग्राउंड ढूंढिएगा तो आपको वह बैकग्राउंड मिल जाएगा। मेनका गांधी केस 1978 में भी इसकी चर्चा हुई थी, वहां भी इसका बात किया गया था, लेकिन वो अनुच्छेद 21 का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा में आचार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लोकसभा राज्यसभा सबकी अपनी अपनी समितियां हैं और समितियों के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का बहुत सारा संचालन होता है। तो कह रहा है कि आचार समिति के बारे में कह रहा है कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। प्रारंभ में क्या, आज भी तदर्थ समिति है, ये एक सही स्टेटमेंट है ना। उसके बाद कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। जो आचार समिति की नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत
कोई भी व्यक्ति वहां लिखा है कि कोई भी व्यक्ति या सदस्य, है ना, अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तो यहां केवल किसको कह रहा है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य। इस हिसाब से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। इसके लिए तो एकदम क्लियर रहिएगा, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट दे कि किसी विषय पर विचार नहीं किया जा सकता जो न्यायालय के अधीन है, तो वो एक स्टेटमेंट सही ही होगा, क्योंकि न्यायालय जिस विषय पर विचार कर रही है उस पर वाकई किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से 2 कथन इसमें सही निकलेंगे, 1 और 3 ऑप्शन होगा, वैसा सी इसका सही उत्तर है। इस हिसाब से ये पॉलिटी के प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने इसका एक उत्तर डिस्कस किया है, एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके सामने है। थैंक यू।